हेलो पब्लिक, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बायोलॉजी विद मनीष कुमार के साथ तंदुरुस्ती से चल रही होगी। उम्मीद करते हैं दोस्त इस लॉकडाउन में आपके पढ़ाई को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचे आप अपने मकसद में कामयाब जरूर हो। और अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, पीछे के क्लास में हम लोग पुष्पिपादप में लैंगिक जनन शुरू किए थे। इस चैप्टर में हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पुष्पिपादप में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्लेलिस्ट को खोलेंगे, वहाँ आपको 2 लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम लोग स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तक के चीज़ों को कवर कर चुके थे। क्रॉस पॉलिनेशन का रिव्यू ले चुके थे। वहाँ देख चुके थे कि क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, वहाँ कौन कौन से एजेंट घटक भाग लेंगे और ये हम लोगों के लिए किस तरह से जरूरी है। इनका एक स्मॉल रिव्यू समरी देख चुके थे। आज हम लोग इस पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से और साथ के साथ आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे उसके बाद जब आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको अपने आप में यह अनुभूति जरूर होगी कि इस क्लास के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। मुख्य रूप से दोस्त, आप इस चैप्टर को अभी तक में याद करके पढ़े हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता है। आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, आसानी से याद रखा जा सकता है और काफ़ी आसानी से जब आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो आप काफ़ी आसानी से उसको बना करके नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पुष्पिपादप में लैंगिक जनन का लेक्चर 3। तीसरे लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे परपरागन। ब्रीफ में देखेंगे, इसका डिटेल में देखते हैं कि परपरागन की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद इसके घटक क्या क्या हैं, परपरागन में जो घटक भाग लेंगे वो किस तरह से कार्य करते हैं, सारी चीजों को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरू किया जा रहा है परपरागन से। परपरागन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अब देखिए जरा क्या है क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागन का अगर हम लोग बात करें तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा कि परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर होगा। तो इस तरह के पॉलिनेशन को, इस तरह के परागन को हम लोग परपरागन नाम देते हैं। अब आप देखेंगे जरा कि परपरागन में जब परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हो रहा है तो परागकण जो है वो चल नहीं पा रहा है या वो एक जगह से दूसरे जगह खुद से चल के जा रहा है, तो जवाब होगा नहीं। परपरागन के लिए यानी कि जब परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प के अंतर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर होता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में उस परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाने के लिए अलग अलग घटक कार्य करते हैं। वो अलग अलग घटक या तो जैविक हो सकते हैं या फिर अजैविक हो सकते हैं। अजैविक घटक उस घटक को कहा जाता है जो क्या करेगा, जो निर्जीव है। वैसे घटक जो निर्जीव है, इस तरह के घटक को हम लोग अजैविक घटक नाम देते हैं, जैसे वायु और जल। दूसरा जैविक घटक है, जो जीवित घटक होते हैं उसको हम लोग जैविक घटक नाम देते हैं। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जैविक घटक कार्य कर रहा है और किस तरह से अजैविक घटक कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अजैविक घटक का चर्चा करेंगे दोस्त,
और बढ़ते हैं आगे। पर परागन का मुख्य रूप से दो होगा, मुख्य रूप से दो घटक होंगे। सबसे पहला घटक अजैविक और उसके बाद जैविक। पहले हम लोग अजैविक का घटक बात करेंगे और अजैविक घटक में जो सबसे पहला नंबर होगा वो होगा वायु। सबसे पहला नंबर होगा वायु, यानी कि एयर या विंड कह सकते हैं, एयर या विंड कुछ भी कहा जा सकता है। वायु, वायु के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग वायु परागन नाम देते हैं। वायु के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग वायु परागन नाम देंगे। इस विधि में, वायु परागन के विधि में एक पुष्प के अंतर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर वायु के द्वारा होगा। ध्यान देंगे जरा, वायु परागन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के अंतर से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर होता है। ये प्रक्रिया वायु परागन कहलाती है। ये प्रक्रिया वायु परागन कहलाती है। चूंकि वायु एक निर्जीव पदार्थ है, इसलिए हम लोग इसको अजैविक घटक में रखते हैं, ठीक है। और वायु परागन के द्वारा परागित पुष्प को हम लोग वायु परागित पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में वायु के द्वारा परागन होगा उस पुष्प को हम लोग वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्प कहते हैं। याद रखेंगे वायु परागित पुष्प क्या है। वायु परागित पुष्प का अपना कुछ लक्षण है। वायु परागित पुष्प का अपना कुछ लक्षण है। बारी बारी से सभी लक्षणों को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला लक्षण आप साथ के साथ लिखते चलेंगे। वायु परागित पुष्प, सबसे पहला, वायु परागित पुष्प छोटा होगा। वायु परागित पुष्प का आकार छोटा होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा। वायु परागित पुष्प रंगहीन, गंधहीन और आकार में छोटा होता है। इसके अलावा यहाँ पर परागकण का निर्माण काफी अधिक मात्रा में होता है। इसका कारण ये है कि जब वायु के द्वारा परागकण का स्थानांतरण हो रहा है तो उस कंडीशन में होता है कि वायु की गति हमेशा समान नहीं है। अर्थात जब वायु के द्वारा उसका स्थानांतरण हो रहा है उस परागकण का, तो हो सकता है कुछ परागकण रास्ते में ही गिर जाए, खराब हो जाए। तो इस कंडीशन, इस स्थिति के लिए हम लोग, इस स्थिति के लिए वहां क्या होता है कि काफी अधिक परागकण का निर्माण होगा। तीसरा लक्षण ये होगा, वायु परागित पुष्प में परागकण, वायु परागित पुष्प में परागकण जो है उसका आकार छोटा होने का कारण क्या है। तो वायु के द्वारा जब स्थानांतरण हो रहा है तो उस कंडीशन में ये बात होगी कि अगर वो भारी होगा तो वो स्थानांतरण उसका नहीं हो पाएगा, इसलिए वो हल्का होता है। अजैविक घटक है, इसलिए उस परागकण का रंगहीन और गंधहीन होना, रंगीन या गंधयुक्त होना जरूरी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का लक्षण में वायु परागित पुष्प के आगे का लक्षण अगर हम लोग बात करें तो होगा, वायु परागित पुष्प में अनेक तरह का अनुकूलन पाया जाए, यानी कि वो किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में ये आपको उपस्थित मिलेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपका वायु परागित पुष्प का लक्षण है। चलिए बढ़ते हम लोग अब यहाँ से आगे जल परागन की तरफ। जल परागन, जल परागन। जल परागन देखेंगे जरा क्या है। जब परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जल के द्वारा होता है तो इस तरह के परागन को हम लोग नाम देते हैं जल परागन। ध्यान रखेंगे, काफी आसान है। नाम सब कुछ बता रहा है कि क्या हो रहा है, नाम आपको सब कुछ बताएगा कि क्या चल रहा है। जल परागन यानी कि परागकण का स्थानांतरण जब जल के द्वारा होगा
स्थानांतरण होगा कहाँ? तो एक पुष्प के अंतर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा, एक पुष्प के अंतर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर अगर परागकण का स्थानांतरण जल के द्वारा हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं जल परागन। और जल के द्वारा परागित पुष्प को नाम देते हैं हम लोग जल परागित पुष्प। क्या नाम देते हैं? तो जल परागित पुष्प। चलिए, जल परागित पुष्प का अगर हम लोग अब जरा विशेषता देखते हैं तो जल परागित पुष्प का भी विशेषता वही होगा जो वायु परागित पुष्प में आप देखे थे। आकार छोटा होगा, रंग नहीं होगा, रंगहीन होगा, गंध नहीं होगा, गंधहीन होगा। इसके अलावा परागकण का निर्माण अधिक मात्रा में होगा, परागकण छोटा होगा, परागकण चिपचिपा होगा। ये सारा लक्षण आप लिख लेंगे सब। चलिए आगे देखिए, जल परागन दो तरह का हो सकता है। जल परागन दो तरह का हो सकता है। क्या सब? अधोजल परागन, अधिजल परागन। अधोजल परागन और अधिजल परागन। अधोजल परागन क्या है कि जब परागकण का स्थानांतरण जल के नीचे नीचे ही हो जाता है। यदि परागकण का स्थानांतरण जल के द्वारा हो रहा है तो दो कंडीशन बनता है, एक कि जल के ऊपर से जाए, दूसरा कि जल के नीचे से जाए। अगर परागकण जल के ऊपर से आ रहा है तो उसको हम लोग अधोजल परागन नाम देते हैं। ये नंबर में अधोजल परागन, अधोजल परागन, अधोजल परागन। दूसरा नंबर बी में अधिजल परागन, अधिजल परागन, अधिजल परागन। जब क्या होगा? परागकण का स्थानांतरण जल के ऊपर से होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अधिजल परागन। नीचे से हो रहा है तो अधोजल परागन। याद रखेंगे, याद रहेगा आपको, अधोजल परागन, अधिजल परागन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अजैविक या अजैव कारक के बाद जैविक या जैव कारक पे। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि जैव कारक जो जीवित जीव है वो किस तरह से परागन का कार्य कर रहा है, वो किस तरह से परागन का कार्य कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे, यहां से देखिए जरा क्या क्या है। नंबर 2 में देखेंगे, नंबर टू में देखेंगे जैविक घटक। जैविक घटक, इसमें जैविक घटक में जो सबसे पहला होगा नंबर 1 वो हो जाएगा कीट परागन। नाम से क्लियर है सर, कीट परागन। कीट के द्वारा जब परागकण का स्थानांतरण, यदि परागकण का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पर कीट के द्वारा हो रहा, आसान है, काफी आसान है। आप ध्यान से सुनेंगे आपको याद होगा, काफी ज्यादा आसान है। कीट के जल के द्वारा परागन हुआ जल परागन, वायु के द्वारा परागन हुआ वायु परागन, कीट के द्वारा परागन होगा तो कीट परागन। और इसके द्वारा कीट के द्वारा परागित पुष्प को क्या कहेंगे? कीट परागित पुष्प। कीट के द्वारा अगर परागन हो रहा है जिस पुष्प में, उसको हम लोग नाम देते हैं कीट परागित पुष्प। क्या नाम देते हैं? कीट परागित पुष्प। चलिए बढ़ते आगे। कीट में क्या सब है? तो तितली हो सकता है, हानि भी हो सकता है, पतंगा हो सकता है जिसको आप फतिंगा कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसके अलावा और भी मधुमक्खी हो सकता है, मक्खी हो सकता है, ततैया हो सकता है। ये सारा चीज कीट है। और कीट के द्वारा परागन में मुख्य रूप से 80% जो कीट परागन होगा वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कीट के द्वारा जो परागन है उसमें मधुमक्खी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 80% कीट परागन जो है वो मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे। कीट परागित पुष्प का लक्षण देख लेते हैं। कीट परागित पुष्प का लक्षण देख लेते हैं। कीट के द्वारा परागित पुष्प रंगीन होगा। अब आप ध्यान से सुनेंगे, कीट के द्वारा परागित पुष्प रंगीन होगा, कीट के द्वारा परागित पुष्प गंध युक्त होगा और काफी ज्यादा गंध होगा, सुगंधित होगा, सुगंधित जिसको कहते हैं। सबसे पहला रंगीन होगा, पुष्प रंगीन होगा। दूसरा पुष्प गंध युक्त होगा। तीसरा पुष्प आकर्षक होगा। चौथा परागकण जो है वो चिपचिपा होगा, परागकण चिपचिपा होगा। इसके अलावा
परागकण चिपचिपा होगा। इसके साथ ही पुष्प जो है वहां पर मकरंद उत्पन्न करने वाला होगा। ध्यान देंगे क्या सब कहा गया कीट परागित पुष्प के लक्षण में। सबसे पहला, पुष्प रंगीन होगा। दूसरा, पुष्प सुगंधित होगा। तीसरा, पुष्प का आकार छोटा होगा। चौथा, पुष्प में जो परागकण का निर्माण होगा वो खुरदरा और चिपचिपा होगा। पांचवा, पुष्प मकरंद युक्त होता है। ठीक, चलिए कीट परागित पुष्प। कीट परागित पुष्प के बाद हम लोग देखेंगे पक्षी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पक्षी। परागन, पक्षी परागन। यदि क्या कहा गया? यदि परागकण का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पर, यदि परागकण का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पर पक्षी के द्वारा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पक्षी परागन। और इस तरह के पुष्प को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो पक्षी परागित पुष्प। क्या नाम दे देते हैं? पक्षी परागित पुष्प। पक्षी परागित पुष्प के लक्षणों का अगर बात करें तो फिर से बात वही, पुष्प जो है आकार में बड़ा होगा, पुष्प रंगीन होगा, पुष्प सुगंधित होगा, पुष्प मकरंद बनाने वाला होगा। इसका आकार यानी कि परागकण का आकार परागकण जो है अधिक मात्रा में बनने, परागकण का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। ये सारा चीज पक्षी परागन पुष्प का कहानी है। पक्षी के बाद आपको जो है चमगादड़ द्वारा परागन भी पढ़ना है। एक लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, नंबर 3 में हम लोग पढ़ लेते हैं, चमगादड़ द्वारा परागन। चमगादड़ परागन नाम से फिर आपका क्लियर है क्या? तो सर यहाँ पर जो है ना परागन वो किसके द्वारा हो रहा है? तो चमगादड़ के द्वारा अगर परागन हो रहा है सर तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? चमगादड़ द्वारा परागन या चमगादड़ परागन। मुख्य रूप से एक बात आपको याद रखना है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के यहाँ नहीं है, हम लोग के यहाँ भी है, और हम लोग के यहाँ के अलावा ये सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो दोस्त ये कहानी है पर परागन का। इसके बाद अब हम लोग जरा यहाँ टॉपिक बना लेते हैं, यहाँ हम लोग टॉपिक बना लेते हैं पर परागन का जो है हानि। पर परागन का क्या लाभ है और क्या हानि है? तो पहले हम लोग लाभ देखेंगे और इस तरफ जो है हम लोग दे देते हैं हानि। इसका हानि, पर परागन यहाँ टॉपिक बनाया हुआ है तो पर परागन का लाभ और पर परागन का हानि। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पर परागन का हम लोग लाभ देखते हैं। तो लाभ में नंबर 1, लाभ में नंबर 1 क्या? इस तरफ से देखते हैं। लाभ में नंबर 1 ये होगा कि पर परागन जब भी होगा, पर परागन जब भी होगा तो इसके कारण विकास होगा। विकास इसलिए होगा क्योंकि पर परागन के द्वारा हमेशा क्या होता है? विभिन्नता उत्पन्न होता है। और आपको पहले ही कहा गया है कि विभिन्नता विकास का रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा सामान, कच्चा पदार्थ जो है, यानी कि विकास होगा तो सबसे पहले विभिन्नता का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, पर परागन के द्वारा जो पौधा उत्पन्न होगा वो डिजीज रेसिस्टेंट होगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट के साथ यानी कि पर्यावरण के साथ और उसके अलावा अलग अलग तरह के बीमारी होने वाले बीमारियों से लड़ने की क्षमता अत्यधिक होती है। इस कारण से यहाँ पर परागन का ये लाभ है। ठीक है, चलिए नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि बीज और फल का संख्या अधिक होगा। बीज एवं फल क्या होगा? अधिक होगा। बीज और फल का निर्माण क्या होता है? अधिक होता है। चलिए इसके अलावा विकास के अनुकूल, यहाँ हम लोग लिख देते हैं अनुकूलता अधिक होगी। ये तो बता ही दिया आपको, अनुकूलता ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? अनुकूलता आपको अधिक देखने के लिए मिलेगी। चलिए इसके अलावा यहाँ पर जो पौधा होगा, पौधा जो उत्पन्न होगा पर परागन के द्वारा मजबूत होगा। ये पौधा मजबूत होगा, सुंदर होगा, मजबूत होगा और सुंदर भी होगा। मजबूत के साथ साथ ये सुंदर भी होता है। तो ये हमारे पर परागन का लाभ है।
ठीक है, ये हमारे पर परागन का लाभ। चलिए हानि देख लेते हैं, पर परागन का हानि क्या है। तो हानि में सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला ये कि सर जब पर परागन होगा ना तो यहाँ क्या होगा, परागकण का नुकसान होगा। परागकण का नुकसान क्यों होगा, तो सर जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो हो सकता है कुछ परागकण रास्ते में ही गिर जाए, इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि परागकण का नुकसान काफी अधिक मात्रा में होता है। चलिए इसके अलावा देखिए इसमें माध्यम की जरूरत होगी। माध्यम की जरूरत मतलब क्या, कि अगर कोई चीज नहीं आया, चाहे वो जैविक और अजैविक घटक हो या चाहे वो जैविक घटक हो, इस दोनों में से कोई अगर एक नहीं आएगा तो सर पर परागन नहीं होगा। यानी कि ये निर्भर रहेगा किसी ना किसी चीज के ऊपर, यानी कि जब वो आएगा तभी वहां पर क्या होगा, परागन होगा, अन्यथा वहां परागन नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त बढ़ते आगे। इसके बाद बहुत सारा इस तरह का जो फसल इसके द्वारा जो पौधा उत्पन्न होगा, पर परागन के द्वारा जो पौधा उत्पन्न होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लक्षणों को अलग नहीं कर सकते हैं, लक्षणों को काट करके हटा नहीं सकते हैं, ये भी इसका एक नुकसान है हम लोगों के लिए। चलिए शुद्धता समाप्त हो जाएगा, पर परागन के द्वारा क्या होता है, शुद्धता खत्म होती है। शुद्धता खत्म होती है, शुद्धता क्या होगी, खत्म होगी। चलिए याद रखना है, शुद्धता क्या होगी, खत्म हो जाए। बात समझ गया। चलिए तो ये हमारे पर परागन की कहानी है और इस तरह से हम लोगों का पर परागन समाप्त। चलिए बढ़ते हैं दोस्त यहां से आगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी कि पराग जायांग अभिक्रिया या पराग स्त्री केसर अभिक्रिया या पराग स्त्री केसर संकर्षण, तीनों इसी का नाम है। ध्यान से देखेंगे क्या सब है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग जायांग अभिक्रिया कर सकते हैं, पराग स्त्री केसर अभिक्रिया कर सकते हैं, या पराग स्त्री केसर संकर्षण भी आप नाम इसको दे सकते हैं। देखते हैं बारी बारी से तीनों का, इसका हम लोग क्या है, कहानी क्या है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, अभी हम लोग बात किए कि सर परागन जब होगी तो वहां पर क्या होगा कि एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ठीक है सर, अब होगा क्या कि जब सर पॉलन ग्रेन जाएगा ना तो वहां जरूरी तो नहीं ना है कि सारा का सारा पॉलन फायदा कारक हो, यानी कि लाभदायक हो पुष्प के लिए। कुछ पॉलन ग्रेन, कुछ परागकण ऐसा भी होगा जो पुष्प के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, पुष्प के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो पुष्प के जायांग में, यानी कि जो पुष्प है और उसका जो मादा जनन भाग है, उसमें ये क्षमता है सर कि वो क्या करेगा कि पहचान लेगा। किसको पहचान लेगा सर, तो जो खराब पॉलन ग्रेन है जिसके कारण पुष्प को किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, वो पॉलन ग्रेन को पहचान लेगा और पहचानने के बाद उसको रिजेक्ट कर देगा, और जो जरूरत का पॉलन ग्रेन होगा या जो बेहतर पॉलन ग्रेन होगा उस पॉलन ग्रेन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो प्रक्रिया हम लोग पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच देखते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन वही है कि क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो स्टिग्मा में वो क्षमता है कि वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को, अब पॉलन ग्रेन को पहचान करके अच्छे पॉलन ग्रेन को रख करके खराब पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। बस यही प्रक्रिया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाती है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं जरा
कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए ध्यान देंगे जरा, हाइब्रिडाइजेशन है क्या। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जब दो लक्षणों को एक साथ मिला करके कोई तीसरा लक्षण तैयार किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देंगे जरा, दो लक्षण मिलकर के नया लक्षण बनाएगा, यही प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब ये प्रक्रिया अगर मानव के द्वारा पूरा होता है, ये प्रक्रिया अगर मानव के द्वारा पूरा होता है तो हम लोग इसको नाम देते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरण। ध्यान देंगे जरा, कृत्रिम संकरण किया क्यों जाएगा, तो कारण यह है कि सर जब दो विशिष्ट लक्षण को मिला करके, दो बेहतर लक्षण को मिला करके एक उत्कृष्ट लक्षण तैयार किया जाएगा, तब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती है सर। ठीक, किया कैसे जाएगा, तो दो अलग अलग, हम लोग यहाँ पुष्पी पादप का बात कर रहे हैं, हम लोग पुष्पी पादप में ही इस लक्षणों के बारे में भी अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ किया जाएगा। दो तरीका है, सबसे पहला तरीका है इमेस्कुलेशन, सबसे पहला तरीका है इमेस्कुलेशन। और दूसरा तरीका है बैगिंग। इमेस्कुलेशन और बैगिंग, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का भी ये तरीका है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी तरीका है। दोनों तरीका है, आप ध्यान से समझेंगे। इमेस्कुलेशन क्या है, ऐसा प्रक्रिया जिसमें किसी बायसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को हटा दिया जाए, वैसी प्रक्रिया जिसमें बायसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को हटा दिया जाता है, ये प्रक्रिया इमेस्कुलेशन कहलाता है। अब अगर इमेस्कुलेशन के द्वारा एंथर को हटा दिया गया तो वहां स्वपरागन होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होती है। एक कारण। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तब कैसे होगा, तो जब हम लोग क्या किए कि बायसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को हटा दिए तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस रुक चुका है। अब वहां हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा और हम लोग वहां चाहे तो आर्टिफिशियल यानी कि अपने मन के हिसाब से जिस परागकण को लाना होगा उस परागकण को ला करके उसके स्त्री केसर के ऊपर डालेंगे दूसरे पुष्प के, तो वहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बैगिंग क्या किया जाएगा कि पुष्प के स्टिग्मा के मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद उसको टिश्यू पेपर या फिर एक पॉलिथीन से ढक दिया जाता है ताकि वहां अनचाहा परागकण, जिस परागकण को हम लोग नहीं चाह रहे हैं वो परागकण वहां तक नहीं पहुंचे, वो परागकण वहां तक पहुंचे। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टिग्मा को ढक देते हैं और ये प्रक्रिया कहलाता है बैगिंग। जब हम लोग स्टिग्मा को ढक देंगे तो वहां पॉलिनेशन का या सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होने का कोई भी चांस नहीं है, वहां केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और हम लोगों को पता है क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई वेक्टर काम करता है, तो वहां हम लोग यानी कि मानव काम करेगा और अलग अलग तरह के पॉलिन ग्रेन को ला करके हम लोग स्टिग्मा पर डालेंगे। ये हमारे बैगिंग का फायदा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे निषेचन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ध्यान देंगे जरा, सबसे पहले ये देखेंगे निषेचन है क्या। निषेचन वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए संलयन होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं निषेचन। वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए संलयन होगा उसको हम लोग नाम देते हैं निषेचन। चलिए निषेचन जो है ये हम लोग को देखना है यहाँ पर पुष्पी पादप में। अभी हम लोग केवल पुष्पी पादप में निषेचन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि पुष्पी पादप में किस तरह से निषेचन की प्रक्रिया हो रही है।
निषेचन की प्रक्रिया के लिए पुष्पी पादप में अगर हम लोग बात करें तो कई स्टेज में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, लेकिन आज हम लोग यही तक देखेंगे। अगले लेक्चर के लिए आप इंतजार करिए, वहां पर आपको इसके आगे के टॉपिक को बताया जाएगा, निषेचन, और उसके आगे के बारे में, उसके आगे की चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मोटिवेशन है ताकि ऊर्जा मिले और आपके लिए और ज़्यादा ऊर्जा के साथ कार्य किया जा सके। इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।